देखो बच्चों, हम बोर्ड पे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो सीआरपीसी में हम 2A से लेकर 2Y तक एक एक क्लोज कंप्लीट करेंगे। तो 2 में परिभाषा दी गई है कुछ, तो वो कहाँ तक दी गई है? 2A से लेकर 2Y तक दी गई है। 2R में क्या लिखा है अब समझते हैं हम। 2R में लिखा है पुलिस रिपोर्ट। 2R में क्या लिखा है? पुलिस रिपोर्ट। 2R में लिखा है पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन, 2 के अधीन मजिस्ट्रेट कौन होता है? जज। मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। क्या? रिपोर्ट अभिप्रेत है। अब मैं आपको समझाता हूँ। धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है कौन? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी जब अपना अन्वेषण का कार्य पूरा कर लेता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन, ये सीआरपीसी की धारा है, ये किसको भेज देता है? एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देता है। तो पुलिस अधिकारी का ये कार्य है कि वो एक रिपोर्ट बनाए धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन, और वो रिपोर्ट, पुलिस जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भेज दे। तो पुलिस रिपोर्ट किसके पास जाती है? मजिस्ट्रेट के पास जाती है जब अन्वेषण का कार्य पूरा हो जाता है। और भेजता कौन है? भेजता है हमेशा पुलिस अधिकारी। तो कौन सी धारा से भेजता है? धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन भेजता है। जो 173 की उपधारा 2 है, मतलब 173 की उपधारा 2 है ना, उसके अधीन भेजता है। तो किसको भेजता है? मजिस्ट्रेट को भेजता है। 2R आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 2S। इसमें लिखा है पुलिस थाने से कोई चौकी बनी होती है, जैसे छोटी छोटी कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा साधारणतः, यहाँ पर लिखा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। तो पुलिस चौकी या स्थान के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी बता सकती है कि उसके अंतर्गत कोई स्थानीय क्षेत्र भी आएगा। तो जहाँ पर कोई चौकी या थाना बनेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वो कहाँ पर बनेगा। दूसरी बात यह है, उसके अंतर्गत कोई स्थानीय क्षेत्र भी आ सकता है कि स्थानीय क्षेत्र आप यहाँ पर भी बना लो अपनी कोई चौकी या थाना। तो कौन बताएगी? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। 2S में आपका कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा है पुलिस थाना। फिर 2T देखते हैं। 2T में लिखा है वीत से इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा वित्त अभिप्रेत है। तो वित्त के अंतर्गत क्या आते हैं? नियम आते हैं। तो नियम बताए गए हैं किसके अंतर्गत? वित्त। तो वित्त के अंतर्गत जो नियम बनाए गए वो इस संहिता के अधीन ही बनाए गए हैं। तो एग्जामिनर आपसे कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि पुलिस रिपोर्ट कहाँ पर है। तो पुलिस रिपोर्ट जो है आपकी वो 2R में है, आपको टिक कर देना है प्री में। फिर आपसे पूछेगा कि पुलिस रिपोर्ट में क्या आता है, तो आप लगाना पुलिस रिपोर्ट में 173 की उपधारा 2 भी आती है, ये भी आपको प्री में टिक कर देना। एग्जामिनर आपसे पूछता है। फिर आपसे पूछता है कि पुलिस रिपोर्ट जो होती है, पुलिस रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को जाती है। तो हाँ जी, ये पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जाती है, तो आपको ये भी प्री में टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका 2S में लिखा है पुलिस थाना। एग्जामिनर आपसे कभी कभी ये पूछता है कि पुलिस थाना कौन से क्लोज में है, तो 2S में है। तो पुलिस थाने से कोई भी चौकी होगी, ये भी आपका प्री में आएगा। फिर इसके बाद स्थान, हाँ ये भी प्री में आएगा। और राज्य सरकार बताएगी, कौन बताएगी? राज्य सरकार, ना कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार बताएगी, ये भी आपका प्री में आता है। साधारणतः विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी, ये आपका प्री में आता है। तो ये सारे क्लोज आपके कहाँ पर आते हैं? प्री में। फिर आपसे पूछता है 2T में किसकी परिभाषा दी गई है, तो 2T में वित्त की परिभाषा दी गई। वित्त किसके अधीन? इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा। तो इस वित्त में क्या आते हैं? नियम, ये भी आपका प्री में आता है। तो एग्जामिनर जब भी आपसे पूछेगा कि वित्त के अंतर्गत क्या आता है, नियम आते हैं, तो आपको 2T में टिक कर देना है प्री के एग्जाम में। तो आपका यहाँ तक का हो गया। अभी देखेंगे थोड़ी देर में आगे। देखो बच्चों, हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो सीआरपीसी में हम 2A से लेकर 2Y तक परिभाषा देख रहे हैं। तो 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई जो इसके अंतर्गत आती है। तो 2U पे हम आ गए हैं। 2U में देखते हैं क्या लिख रहा है। 2U में लिखा है लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है।
तो धारा 24 में क्या लिखा है? धारा 24 में लिखा है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक कौन होता है? एक सरकारी वकील होता है। वो कौन से सेक्शन में लिखा है? 24 में लिखा है। लोक अभियोजक के अधीन कौन आता है? लोक अभियोजक के अधीन निर्देशों के अधीन जो कार्य करता है, उसके साथ में कार्य करता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो लोक अभियोजक जो होता है एक सरकारी वकील होता है। कौन से सेक्शन में लिखा है? 24 में लिखा है। कहाँ पर लिखा है? सीआरपीसी में लिखा है। सीआरपीसी कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। तो लोक अभियोजक जो होता है वो एक सरकारी वकील होता है, और ये कहाँ पर लिखा है? धारा 24 में लिखा है। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति आता है। मान लो ये एक लोक अभियोजक है, सरकारी वकील है, इसके नीचे जो ये काम करता है, इसके साथ काम करता है बी, ये व्यक्ति, ये निर्देशों के अधीन इसके काम करता है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पर लिख रहा है 2V। 2V में लिखा है उपखंड। उपखंड का मतलब होता है तहसील। उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। हर एक, मतलब हमारे यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो हर जिले में बहुत सारी तहसील होती है, कहीं 1 होती है, कहीं 2 होती है, कहीं 4 या 5 तहसीलें होती हैं। तो तहसील में कौन बैठता है? एसडीएम बैठता है। कौन बैठता है? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो उपखंड जो होते हैं वो तहसील होते हैं, और इसके अंतर्गत कौन बैठता है? एसडीएम बैठता है। तो उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। तो जो उपखंड होते हैं उनको तहसील बोलते हैं, और उनके अंतर्गत कौन बैठता है? एसडीएम बैठता है। एसडीएम की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपके जो प्री में क्वेश्चन आता है वो ये आता है 2U में किसकी परिभाषा दी गई है? लोक अभियोजक की। लोक अभियोजक कौन है? सरकारी वकील। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि धारा 24 के अधीन कौन आता है? सरकारी वकील आता है। फिर आपसे ये पूछेगा कि लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है? हाँ, ये भी आता है। तो आपको ये भी टिक कर देना है प्री में, ये भी टिक कर देना है, और ये भी टिक कर देना है। ये प्री के क्वेश्चन है आपके। फिर आपसे पूछेगा 2V में किसकी परिभाषा दी गई है? 2V में उपखंड की परिभाषा दी गई, जिसको तहसील कहते हैं, और इसके अंतर्गत कौन आता है? उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है, यह आता है इसके अंतर्गत। तो मैंने 2U आपका क्लियर कर दिया है, 2V मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे देखें, कुछ परिभाषाएं रह रही है, थोड़ा सा उनको भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं हम। सीआरपीसी में हम परिभाषा देख रहे हैं 2A से लेकर 2Y तक। तो 2 में जो परिभाषा चल रही है वो देखेंगे। 2W में क्या लिखा है? 2W में लिखा है समन मामला। समन मामला, समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है, किसी अपराध से संबंधित है, और जो वारंट मामला नहीं है। क्या नहीं है? वारंट मामला नहीं है। समन जो मामला होता है वो अपराध से संबंधित होता है, पर लेकिन वारंट मामला नहीं होता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि समन के अंतर्गत वारंट मामला आता है? नहीं आता। समन के अंतर्गत अपराध आता है? हाँ, समन के अंतर्गत अपराध आता है। अब समन क्या होता है? समन कोर्ट से जारी किया जाता है, एक बुलावा पत्र होता है, मतलब आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए। तो एक समन होता है। उस समन की जो परिभाषा दी गई है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, कहाँ पर दी गई है? 61 से लेके 69 तक आपके समन की परिभाषा दी गई है सीआरपीसी में, धारा में। तो धारा 61 से लेकर 69 तक आपके समन की परिभाषा दी गई है। समन जो होता है एक बुलावा पत्र होता है, मतलब किसी व्यक्ति को आप विवश करो बुलाने के लिए कोर्ट में, वो हाजिर होगा समन से। तो समन कौन जारी करता है? मजिस्ट्रेट जारी करता है। क्लियर हो गया? अब जब हम 61 में आएंगे तो 61 से 69 तक हम समन समझेंगे समन क्या है। तो अभी यहाँ पर लिख रहा है 2W में समन। समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है, जो किसी अपराध से संबंधित है, और जो वारंट मामला नहीं है। तो समन के अंतर्गत क्या आता है? समन के अंतर्गत अपराध आता है, पर लेकिन वारंट मामला नहीं आता। समन में वारंट मामला नहीं आता। एग्जामिनर आपसे कभी कभी क्वेश्चन करता है कि 2W में किसकी परिभाषा दी गई है? समन की परिभाषा दी गई है। जब भी एग्जामिनर 2W में परिभाषा पूछे तो आप समन लगा देना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया कि समन की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2W में। फिर आपसे पूछेगा कि समन के अंतर्गत अपराध आता है? हाँ, अपराध आता है। फिर आप दूसरा ये टिक कर देना, समन के अंतर्गत अपराध भी आता है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि समन में वारंट मामला आता है? नहीं, ये आप मत लगाना बिल्कुल भी, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समन के अंतर्गत वारंट मामला नहीं आता। तो समन जो होता है एक कोर्ट के द्वारा
पत्र होता है वो कोर्ट के द्वारा किसी को हाजिर करने के लिए, बुलाने के लिए होता है। 61 से लेकर 69 तक समन की परिभाषा दी गई है। कहाँ पर? सीआरपीसी में। जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी मैंने यहाँ तक का आपको समझा दिया है। तो 2W तक आपका कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा आगे देखें, कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो सीआरपीसी में 2A से लेकर 2Y तक 2 में परिभाषा दी गई है। तो जो हम कंप्लीट करते चल रहे हैं धीरे धीरे, अब आगे समझेंगे हम 2WA। तो 2WA कब जोड़ा गया है? 2008 में जोड़ा गया है। ये प्री का क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि पीड़ित जो शब्द आया है ये कब से आया। तो 2WA जो 2008 में जोड़ा गया। तो पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य, कृत्य मतलब होता है काम, या लोप, लोप के मतलब होता है लापरवाही के कारण कारित, हानि का मतलब होता है नुकसान, क्षति का मतलब होता है बॉडी इंजरी से पीड़ित हुआ हो, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया। जो अभियुक्त होता है व्यक्ति, इसको आरोपित किया गया है। और पद में, पीड़ित में उसका संरक्षक, संरक्षक मतलब फैमिली वाला, या विधिक वारिस भी आता है, जो उसका कानूनी सलाहकार होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से, मान लो जैसे एक डॉक्टर है, वो एक पत्नी है, एक पति की, तो उसका इलाज कर रहा है, उस डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो पीड़ित कौन हुआ? वो पति, क्योंकि पत्नी किसने मारी? डॉक्टर ने, और लापरवाही किसकी थी? डॉक्टर की। और इंजरी मतलब नुकसान किसका हुआ? पति का, क्योंकि उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो पीड़ित हुआ वो। तो पीड़ित जो होता है, पीड़ित का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ हो। पीड़ित के का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य, कृत्य का मतलब होता है काम, कृत्य का मतलब क्या होता है? काम, या लोप, लोप के कारण मतलब लापरवाही के कारण कारित, हानि का मतलब होता है नुकसान, कोई उसका नुकसान हो गया हो, मान लो किसी की ज़मीन, घर बिक जाते हैं, एकदम से नुकसान हो जाता है उनका बहुत बड़ा, तो उसको हानि भी कहते हैं। इंजरी होती है मतलब क्षति, क्षति होती है बॉडी पे, कहीं किसी का कान काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो उसको भी पीड़ित कहा जाता है। पीड़ित का हुआ जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है। और पीड़ित में कौन आएगा? उसका संरक्षक, संरक्षक कौन होता है? फैमिली का। विधिक वारिस कौन होता है? जो कानूनी सलाहकार होता है, जिसको उसका जो सलाहकार है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि 2WA कब जोड़ा गया? 2008 में जोड़ा गया, प्री में। ये आप टिक कर देना, आपका प्री बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आप ये पूछेगा आपसे पीड़ित के अंतर्गत कौन आता है? पीड़ित के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिसको हानि हुई हो, पहली बात। दूसरी, कोई क्षति हुई हो, क्षति। फिर तीसरी बात, इसके अंतर्गत कौन आता है? कृत्य भी आता है, लोप भी आता है इसके अंतर्गत, कोई काम या लोप, लापरवाही, ये भी इसके अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद पीड़ित में क्या आएगा? उसका संरक्षक भी आएगा, ये भी प्री में आप टिक कर देना। और विधिक वारिस भी आता है। ये प्री के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, तो उनके अंतर्गत आप टिक कर देना अगर उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं तो आप तुरंत लगा देना। तो पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य मतलब काम, लोप के मतलब लापरवाही के कारण कारित, हानि, हानि का मतलब होता है नुकसान, क्षति का मतलब इंजरी जो बॉडी पे होती है, क्षति से पीड़ित हुआ हो, किस चीज़ से पीड़ित हुआ हो, क्षति से या हानि से, या किसी कृत्य, काम से मतलब लोप से उसको नुकसान या कोई इंजरी हुई हो, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया। अभियुक्त व्यक्ति कौन होता है? अभियुक्त एक व्यक्ति है, इसको आरोपित बना दिया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ? पीड़ित हुआ कोई व्यक्ति, आरोपित किया गया है। और इसके अंतर्गत पीड़ित में उसका संरक्षक और विधिक वारिस भी सम्मिलित है। क्लियर हो गया आपका? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये प्री के क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझ लो। ये सीआरपीसी चल रही है आपकी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो धीरे धीरे हम सीआरपीसी चल रहे हैं स्टार्टिंग से लेके, तो एक एक सेक्शन, एक एक क्लोज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। देखो बच्चों, हम बोर्ड पे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से। तो 2A से लेकर 2Y तक कुछ क्लोज हैं, उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चल रहे हैं। 2 में परिभाषा दी गई है उनकी। 2X पे आ गए हम। 2X में क्या लिखा है? वारंट मामला।
2x में क्या है, वारंट मामला। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास से या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो वारंट मामले कौन से होते हैं, वारंट मामले वो होते हैं जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो वारंट जो मामले होते हैं वो अपराध से संबंधित होते हैं। दूसरी बात है, वारंट में क्या आएगा, मृत्यु आएगा, आजीवन कारावास आएगा और 2 वर्ष से अधिक के। तो ये कौन से मामले होते हैं, वारंट मामले। तो वारंट कौन जारी करता है, वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है कोर्ट से। और जब वारंट जारी होता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है किसी व्यक्ति के लिए जब वारंट जारी किया जाता है कोर्ट से तो उसके लिए तुरंत गिरफ्तारी करने का प्रावधान किया गया है। तो वारंट जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, वारंट आपका 70 से लेके 81 तक है सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में जो वारंट की परिभाषा दी गई है वो 70 से लेके 81 तक दी गई है। अभी 70 सेक्शन नहीं आया, जब हम 70 धारा पढ़ेंगे तो 70 धारा में आपको वारंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वारंट क्या चीज़ है। तो अभी वारंट नहीं आया तो मैं आपको कैसे बता दूं। तो वारंट का मतलब ये होता है जब कोर्ट वारंट किसी के लिए जारी कर देता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके कौन लाता है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में। तो वारंट जो मामले होते हैं वो कौन से होते हैं, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, नंबर 1 ये हो गया आपका मृत्यु। दूसरा आपका आ गया इसमें आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक। तीसरा ये आ गया आपका 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, अपराध आ गया। तो वारंट मामले में आपका क्या क्या आएगा, वारंट मामले में मृत्यु आएगा, दूसरा आपका आजीवन कारावास आएगा, 2 वर्ष से अधिक के होंगे, तीसरा आएगा अपराध से संबंधित। तो वारंट मामले जो होते हैं वो अपराध से संबंधित होते हैं, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वो वारंट मामले होते हैं। तो वारंट मामले की परिभाषा 2x में दी गई है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा प्री में कि वारंट कहाँ पर है, तो आपको लगाना है 2x में वारंट मामले की परिभाषा दी गई है। फिर आपसे पूछेगा वारंट मामले में मृत्यु आता है, हाँ ये टिक कर देना आप प्री में, मृत्यु आता है वारंट में। फिर आपसे पूछेगा वारंट मामले में आजीवन कारावास आता है, हाँ आता है, ये भी आता है, आप ये भी प्री में टिक कर देना। वारंट मामले 2 वर्ष से अधिक होते हैं, हाँ 2 वर्ष से अधिक होते हैं, 2 वर्ष से कम नहीं होते, तो वो वारंट मामले होते हैं। 2 वर्ष से अधिक की अवधि लिखा है ना, अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, तो वारंट मामले में अपराध भी आता है। तो वारंट मामले आपके क्लियर हो गया कि वारंट मामला कौन सा था, 2x में उसकी परिभाषा दी गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रह गया 1 लाइन का, उसे आगे देखेंगे। देखो बच्चों, हम आईपीसी की जगह हम आज सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सीआरपीसी जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें 2A से लेके 2Y तक परिभाषा दी गई है। 2 में जो परिभाषा दी गई है वो 2Y तक कंप्लीट है। तो लास्ट में हम पहुंच गए 2Y पे। 2Y में क्या लिखा है, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है, इसमें मतलब सीआरपीसी में प्रयुक्त है, परिभाषित नहीं है। सीआरपीसी में परिभाषित नहीं, क्या कुछ शब्द या उनके जो पद है वो परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 में परिभाषित है। ये भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 क्या है, ये आईपीसी है, इसमें परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है, उस संहिता मतलब सीआरपीसी में, इसमें नहीं, सीआरपीसी में। तो इन्होंने क्या कहा है 2Y में, उन शब्दों के कोई शब्द हैं और पदों के कोई पद है कि जो इसमें प्रयुक्त है, किसमें, सीआरपीसी में, पर परिभाषित नहीं है। सीआरपीसी में कुछ शब्द हो गए, दूसरा हो गए कुछ पद, वे परिभाषित नहीं है, किसमें, सीआरपीसी में, प्रयुक्त है, हाँ इसके अंतर्गत है, परिभाषित नहीं है। किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 में परिभाषित है, मतलब आईपीसी में तो वे परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में, उस संहिता मतलब सीआरपीसी में, ना कि आईपीसी में। तो आपका 2Y तक कंप्लीट हो गया है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि 2Y में किसकी परिभाषा दी गई है। 2Y में उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है, परिभाषित नहीं है, किसमें, सीआरपीसी में।
किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 में परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता मतलब CRPC में। तो 2I में उन शब्दों के और पदों के, ये आपका एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आता है, उसके अंतर्गत आप लगा देना, ये टिक कर देना मतलब। और भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45, ये क्या है? इंडियन पेनल कोड IPC, ये हमारे पास IPC है, ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द प्रयुक्त पद ऐसे हैं जो परिभाषित हैं।